अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं अमिताभ सर। बहुत बड़ी बात ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कही है, बेसिस देंगे लेकिन हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। यूरोप और अमेरिका के बीच का डिवाइड दिख रहा है इसमें, और इसमें एक और चीज दिख रही है, वो ये है कि कोई भी कंट्री अपने एसेट्स को रिस्क में नहीं डालना चाहती है। उन सब के पास क्या कोई ऐसी इंटेल दिखाई देती है कि ईरान इज गोइंग टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम? देखिए, आपने फर्स्ट गल्फ वॉर को देखा, वो यूएन सैंक्शन था, पूरे यूरोप ने पूरी दुनिया में उसमें पार्टिसिपेट किया। सेकेंड गल्फ वॉर, उसमें यूएन का सैंक्शन नहीं था, यानी उन्होंने अलाउ नहीं किया था सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो सिर्फ चंद देश ही उनके साथ थे। फिर भी 35 ब्रिटेन था सर उसमें, फ्रांस था उसमें। जी, 35 से 40 स्टेट थे, जापान ने भी भेजा था। ब्रिटेन फ्रांस था, और लिबिया पे जो अटैक हुआ उसमें तो पूरा नेटो विड्रॉ कर चुका था। फोर्सेस थे, हाँ। लेकिन उसमें भी सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस गए थे अमेरिका के साथ, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। जी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले भी कियर स्टारमर ने कहा कि डिएगो गार्सिया से वो ईरान पे अटैक नहीं करने देंगे, लेकिन अब हमला जो हुआ है, जो नेवल और एयरफोर्स बेसेस हैं ब्रिटेन की इस रीजन में, उन पर भी हमला हुआ है, तो वो भी बाध्य हो गए हैं कि उनके बेसिस पर अमेरिकन इंटरेस्ट को वहां से ऑपरेट करने दिया जाए। फ्रांस ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, हालांकि मैक्रों बहुत पहले ही, युद्ध के पहले ही ये कह चुके थे कि वो किसी भी तरह से अमेरिका जो युद्ध करेगा उसका वो समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हाल में जो ग्रीनलैंड को लेकर हुआ है या अन्य विवाद जो यूरोप के साथ हुए हैं, चाहे टैरिफ को लेकर हो, ग्रीनलैंड को लेकर हो, यूक्रेन को लेकर हो, उसमें एक जो दरार पड़ी है, वो कॉन्फिडेंस अभी तक यूरोप को आ नहीं रहा है ट्रंप पे कि अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो उनके रिटर्न में क्या मिलेगा, कहीं वो फिर थ्रेटनिंग तो करने नहीं लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है, और जो राफेल ग्रोसी इस समय कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं सर। तो फिर मुझे एक बात बताइए, जी जी, मीडिएशन के लिए कौन आगे आएगा? ट्रंप पे वो यकीन नहीं करते, इजराइल पे यकीन नहीं करते, मिडल ईस्ट के देशों से उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये होगा क्या? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी, मैं भूल रहा हूं कि उन्होंने ये बात कही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद चर्चिल या हेनरी किसिंजर, किसी एक ने कहा था कि आप युद्ध कितना भी लड़ लें, अल्टीमेटली यू हैव टू कम डाउन ऑन द टेबल। देखिए, जो वॉर भी है एक तरह की डिप्लोमेसी है, जब डिप्लोमेसी फेल करती है तभी वॉर शुरू होता है। और इस समय ईरान में किससे आप नेगोशिएट करेंगे? कोई एक चेहरा जो सर्वमान्य हो वो है क्या? कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर अब्बास अराक्ची बहुत क्लियर कर चुके हैं, और अली लारिजानी ने भी कहा है कि जो पहले से प्लान था, कौन कहां अटैक करेगा वही हो रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स नहीं हो रहे हैं। तो जिन कमांडर्स को जिस रीजन में मिसाइल छोड़ना है वो पहले डिसाइड कर लिया गया था कि अगर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म होता है तो किसको क्या करना है। Understood. और इसी तो इससे आप बात किससे करेंगे? कौन किससे बात करना चाहेगा? अगर वो बात करे तो आईआरजीसी मानेगा कि नहीं, वहां की सेना मानेगी? ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कतर ने मार गिरा ईरान के 2 फाइटर जेट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। कतर के रक्षा मंत्रालय का दावा है, लेकिन ईरान के फाइटर जेट जो है वो बेसिकली सिटिंग डक्स हैं। उनके पास कोई बहुत अच्छे फाइटर जेट्स है ही नहीं, वो उनकी पूरी टेक्नोलॉजी ड्रोन और मिसाइल बेस्ड है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। यूएई में ईरानी ड्रोन के हमले का वीडियो आया सामने, देयर यू गो। यूएई के तेल ठिकानों पर हमला हुआ है, और आज रात जब ऑयल मार्केट फिर से ओपन होगा, $10 ऑलरेडी बढ़ चुका है, $10 कहीं और ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऑयल की बात की जाए तो जो ऑयल मार्केट फ्राइडे नाइट को बंद हुआ था वो $73 पर बैरल पर था क्रूड ऑयल, आज है वो $83 पर बैरल।